हेलो ऑल, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग आप लोगों के सामने एक टॉपिक लेके आ रहे हैं जो कि रिलेट करता है आईएफआरएस, इंड एएस एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। क्या हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में सारे के सारे आईएफआरएस, इंड एएस और आईएएस सीख लेंगे? जी नहीं। मैं आप लोगों को सिर्फ इसकी आज हायरार्की बताऊंगी। ये एक बहुत ही थ्योरेटिकल चैप्टर होता है। हमारे 11th के बुक्स में आएगा ये चैप्टर। हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के बच्चों के करिकुलम में आता है ये टॉपिक। मोर ऑफन ये हमारे सीए के करिकुलम में भी एक टॉपिक दिया गया है जिसमें ये बताया गया है कि कैसे कौन सी चीज़ कब रोल आउट हुई। बस उसी सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आज हम लोग आप लोगों के सामने हैं। बिफोर आई प्रोसीड इनटू दिस टॉपिक, आई वांट टू शेयर सम एब्रीविएशंस विद यू, जो कि आप लोगों को बताएंगे कि आगे आने वाली स्लाइड्स में जिन जिन एब्रीविएशंस का मैं यूज़ करूँगी उनका पूरा मतलब क्या होता है। ये रही एब्रीविएशंस आपके सामने। सबसे पहला हमारा आ रहा है ICAI, दैट इज़ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। This is an apex institute which is formulated by an act of parliament. ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब ये संस्थान पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट को पास करके 1949 में बनाया गया था। ये इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से रिलेटेड किसी भी रेगुलेशन को बनाने के लिए, उनकी एजुकेशन को बनाने के लिए और अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, उस सब चीज़ों के लिए हमारा इंस्टीट्यूट ICAI रिस्पॉन्सिबल होता है। बहुत ज़रूरी चीज़, जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे पास आज अवेलेबल हैं, या मैं बोलूँ जितने भी इंड एएस आज हमारे पास अवेलेबल हैं, उन सब को बनाने के लिए, उन सब को फॉर्मुलेट करने के लिए और इशू करने के लिए कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज़ ICAI। नेक्स्ट एब्रीविएशन हमारे सामने आती है ASB, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स ऑफ ICAI। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ ICAI क्या है? दिस इज अ स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ ICAI। ICAI का ही एक सब ग्रुप है, कुछ लोगों से, कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों से बना हुआ है, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या अब मैं बोल सकती हूँ इंड एएस को फॉर्मुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट आता है AS, आप लोग अच्छे से वाकिफ होंगे इस टर्म से, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है हमारे सामने NFRA, दैट इज नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। नाउ व्हाट इज दिस? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी है। अब जैसे ही मैंने बोला रेगुलेटरी बॉडी, आप लोगों को समझ आना चाहिए कि ये अथॉरिटी क्या करेगी? रेगुलेट करेगी। अब रेगुलेट करेगी किस चीज़ को? इट रेगुलेट्स द ऑडिटिंग प्रोफेशन, राइट, एंड इट ऑल्सो रेगुलेट्स द फॉर्मुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो कहीं ना कहीं ये बॉडी और ये बॉडी आपस में ओवरलैप करते हैं। ठीक हो गया। NFRA क्योंकि एक सरकारी संस्थान है, ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, तो ये बनाया गया था कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। ठीक हो गया। ये बॉडी इतनी पावरफुल है कि ये ICAI को भी ओवरसी करती है विद रिगार्ड टू ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। जो भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ICAI बनाएगा तो उनको ओवरसी कौन करेगा? NFRA। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास इंड AS, दैट इज इंडियन फॉर्म ऑफ IFRS। ठीक हो गया। ये IFRS क्या हुआ आगे समझेंगे। इसको फुल फॉर्म में बोलते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। IAS इज द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब यहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि IAS इज इक्वल टू इंड AS, जबकि ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इंड AS इज नॉट इक्वल टू IAS। IAS हमारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, वाइल इंड AS हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं। ठीक हो गया। आगे देखते हैं IFRS, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट हमारे पास एक बॉडी का नाम आ रहा है, दैट इज IASC, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमिटी। तो ये IASC क्या होता है? IASC को हम आगे समझेंगे। दूसरा हमारे पास आ रहा है IASB, दैट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अब क्योंकि ये दोनों इंटरनेशनल हैं, तो आप लोगों को इतना तो समझ आ गया होगा कि ये दोनों बोर्ड और कमिटी किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS से।
ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आपको देखने को मिलेगा, दैट इज गैप। ये GAAP वाला गैप है। इसका फुल फॉर्म होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक हो गया। और लास्ट मेरे पास जो मेरी एब्रीविएशन आ रही है, दैट इज स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज। आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं किस चीज़ का, कि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आए कैसे। ASB ऑफ ICAI ने क्या किया, मैंने आपको बताया कि ICAI की एक बॉडी है जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, और वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाता है, फॉर्मुलेट करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उन्होंने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने के पहले एक रफ ड्राफ्ट बनाया। उस ड्राफ्ट को हमने नाम दिया एक्सपोजर ड्राफ्ट, और वो ड्राफ्ट हमारा किसके पास जाता था अप्रूवल के लिए, वो हमारा एक्सपोजर ड्राफ्ट जाता था स्टेक होल्डर्स के पास। और स्टेक होल्डर्स में कौन कौन लोग आते थे, ये अप्रूवल के लिए जाएगा स्टेक होल्डर्स के पास, और स्टेक होल्डर्स में मेरे पास आएंगे मेरे ऑडिटर्स, मेरी इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, मेरे पास आएंगी मेरी रेगुलेटरी बॉडीज, और जनरल पब्लिक। मतलब मैंने जैसे ही कोई AS को इशू करना है, उसका एक रफ ड्राफ्ट बना के हम पब्लिक के सामने खुला रख देते थे कि अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ आप हमें बताइएगा। अब जब वो रफ ड्राफ्ट फॉर्मुलेट होकर के, अप्रूव होकर के लोगों से वापस ICAI के ASB के पास आता था, तो वो ड्राफ्ट जाता था किन के पास, वो अप्रूव ड्राफ्ट जाता था NFRA। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, NFRA सरकारी संस्था है, सरकारी अथॉरिटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई है। तो NFRA के पास वो ड्राफ्ट जाता था, और NFRA उसको अच्छे से रिव्यू करके, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, NFRA की अथॉरिटी ICAI को भी रेगुलेट करने की है। ठीक है, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स या जो भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ICAI बनाएगा, उसको कौन देखेगा, NFRA। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और NFRA, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब मैं बात करूंगी तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे कौन देख रहा है इसको देख रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, MCA। तो अप्रूव ड्राफ्ट इन दोनों लोगों के पास जाता था, और फिर जब ड्राफ्ट अप्रूव्ड में कोई भी अगर NFRA को कोई भी रिकमेंडेशन देनी होती थी, स्पेल थोड़ा सा गलत हो गया, कोई भी रिकमेंडेशंस अगर NFRA की होती थी, कोई भी सजेशंस होते थे, तो उन सजेशंस को एक्यूमुलेट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MCA के थ्रू उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या उस IND AS को नोटिफाई कर दिया करती थी ऑफिशियल गजेट में। ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारा कैसे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या IND AS एग्जिस्टेंस में आते हैं। MCA जो नोटिफाई करता था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IND AS, वो होते थे हमारी कंपनीज के लिए, क्योंकि MCA इज़ द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर द कंपनीज, बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स वो रेगुलेट करता है सारे के सारे कंपनीज को, और ICAI इसको इशू करता था फॉर नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज़। ना व्हाट इज़ दिस नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज़, ये नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज़ हमारी हो गई हमारे स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज, ये हो गए हमारे सोल प्रोपराइटरशिप्स, ये हो गए हमारे पार्टनरशिप्स। ठीक हो गया। तो ये हमारे सारे के सारे, या और एक और इसमें आ सकता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये सारे के सारे हमारे इंक्लूड होते थे नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के अंदर। आई होप यहाँ तक की चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब ये IND AS इंट्रोड्यूस होने से पहले ICAI के पास कुछ 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते थे। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो ICAI अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करता था वो किन किन पे करता था, उन कंपनीज के ऊपर जो IND AS फॉलो नहीं कर रही। तो ऐसी कौन सी कंपनी होंगी, ऑब्वियसली बहुत छोटी कंपनीज होंगी जिनके ऊपर अगर हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या मतलब IND AS का मतलब इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दिए, तो वो कंपनी कंप्लाइंस करते करते ही ख़त्म हो जाएगी, कमाएगी तो क्या ही सही। तो
उन छोटी कंपनीज के ऊपर ICAI के 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगा करते थे, स्मॉल मीडियम कंपनी एंड नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। नाउ द थिंग इज इमरजेंस ऑफ ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब जो आप लोगों को अभी IFRS दिखाई दे रहा है, क्या वो शुरू से ही एग्जिस्ट करता था, या जो अभी मैंने आपको बताया IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्या वो पहले एग्जिस्ट करते थे? ये क्या चक्कर था उसको समझते हैं। 1973 में, मतलब हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते वहाँ से पहले 1973 में एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी का नाम था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, दैट इज IASC। इसको बनाया गया और इन्होंने बनाए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब ये जो IASC था, ये किन किन ने बनाया? ये IASC बनाया गया प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज ऑफ सर्टेन कंट्रीज लाइक UK, US, जर्मनी, नेदरलैंड्स, फ्रांस एट्सेट्रा। इन सारी विदेशी कंपनी जो भी कंट्रीज थी, इनके द्वारा बनाया गया एक कमेटी जिसका नाम था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और इस कमेटी ने इशू किए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो कि हमें बताते थे कि हमें अपने अकाउंट्स को किस फॉर्मेट में बनाना है, किस फॉर्मेट में रखना है। ठीक हो गया। 1998 में क्या हुआ, ऐसा महसूस होने लगा कि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं हर कंट्री के अपने अलग अलग हैं, जिसको देखो वो अपने हिसाब से काम करे जा रहा है, हम लोगों को समझ आ नहीं रहा। तो जब कभी कुछ ऐसा होता था कि एक पेरेंट कंपनी किसी एक स्पेसिफिक कंट्री में है और उसकी सिस्टर कंसर्न या उसकी दूसरी कोई कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी किसी दूसरी कंट्री में है, तो उस केस में बहुत मुश्किल हो जाया करता था उस कंपनी को कंसोलिडेट करना अपने अकाउंट्स को। तो इसलिए ज़रूरत हुई कि जो हर कंट्री के नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कन्वर्ज किया जाए। एक्सक्यूज मी। 1 जुलाई 2000 को इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की स्थापना हुई, जिसने इस ऊपर वाली कमेटी को रिप्लेस किया। और इन्होंने इस IASC ने क्या पब्लिश करना स्टार्ट करा? IFRS। समझ आ गई चीज़? तो सबसे पहले कौन था? सबसे पहले थे हमारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो मैम क्या आज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सारे ख़त्म हो चुके हैं? जी नहीं, ये अभी भी एग्जिस्टेंस में है। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ख़त्म होते जा रहे हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ख़त्म होते जा रहे हैं, वो अब बन रहे हैं IFRS, और जो अभी ख़त्म नहीं हुए हैं वो एज इट इज़ IAS की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक हो गया। तो IFRS IASC बना, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बना, जिसने IASC को रिप्लेस किया। और उसका इंटेंशन क्या था? IASB का इंटेंशन सिर्फ यही था कि हम IFRS इंट्रोड्यूस करें, जो कि हमारे पुराने घिसे पिटे जो IAS हैं उनको रिप्लेस कर सके। 19 जुलाई 2002 में क्या हुआ? यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने डिसाइड किया कि जितने भी IFRS अब तक बने हैं हम सब को एज इट इज़ अपनी कंट्री पे लागू करते हैं। उन्होंने एक डेडलाइन रखी कि आप ये IFRS जो है वो 2005 तक आपके पास डेडलाइन है, आप कंप्लीटली IFRS को इम्प्लीमेंट कीजिए और अपने अकाउंट्स जो हैं IFRS के हिसाब से बनाना शुरू कीजिए। अब कोई भी नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको UK गैप भी कहा जाता था, वो अब से नहीं चलेगा। 2005 के बाद से एब्सोल्यूटली नो हो गया नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए इन यूरोप। सारी यूरोपियन कंट्रीज़ ने IFRS को अडॉप्ट कर लिया। 2005 में क्या हुआ? 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे सामने रह गए। वो 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन कौन से थे? एक तो थे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड US की
कंट्री में, यूएस में फॉलो किए जाते थे। यूएस गवर्नमेंट जिसको अभी तक चेंज नहीं कर पाई थी, और वो उनके खुद के नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे जिसको हम बोलते हैं यूएस गैप। पहला तो ये रहा, और दूसरा आईएफआरएस। 2005 में ये दो चीज़ें हमारे सामने आ गई, और अब इंडिया के सामने ये दिक्कत थी कि हम क्या करें। हमारे पास हमारे पुराने घिसे पिटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, क्या हम उन्हीं को फॉलो करते रहें या हम आईएफआरएस को एब्सोल्युटली अपना लें। अब इंडिया को भी समझ आ तो रहा था कि हम लोगों को भी ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत है, लेकिन क्यों ज़रूरत थी इंडिया को? क्योंकि इंडिया एक्सपैंड कर रहा था और डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन बनने की इंडिया की स्ट्रगल कंटिन्यू कर रही थी, और इसी स्ट्रगल में इंडिया बाहर से क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस काफ़ी सारे कर रहा था टू अर्न मोर फॉरेन रिजर्व्स। ठीक हो गया। फ्री फ्लोइंग इंटरनेशनल कैपिटल, बाहर से लोग ला ला के पैसा हमारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन जब वो हमारे पास पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे बट हमारे अकाउंट्स उनसे तो मिलते नहीं है। उनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कुछ और बोलते हैं, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाने का तरीका कुछ और है। तो इस केस में बहुत ज़्यादा हसल बसल होने लगा। दूसरा रीज़न था डाइवर्सिफिकेशन एंड ग्लोबली अवेलेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इन्वेस्टर्स। लाइकवाइज जैसे बाहर से इन्वेस्टर्स इंडिया में लाके पैसा लगा रहे थे, वैसे ही जो इंडिया के कैपिटलिस्ट्स थे उनको भी दिखाई देने लगा कि अगर हम दूसरी कंट्री में जाके अपनी सेटअप को लगाएं या हम दूसरी कंट्री में जा कर के अपना पैसा इन्वेस्ट करें तो हमारे को शायद अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं और हमारी कंट्री को, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ सामने आने लगी हर किसी के लिए, इंडियंस के लिए बाहर देशों में और बाहर के देशों के लिए इंडिया में। इंटरनेशनल कैपिटल रेजिंग, क्योंकि हमारी इंडियन कैपिटल इनफ नहीं थी तो हम लोगों ने अपने कंपनी को पैसा प्रोवाइड कराने के लिए बाहर से भी पैसा लेना शुरू करा। इंटरनेशनल कैपिटल आने स्टार्ट हुई और जिस तरीके से बाहर से लोन लिए जाने लगे उन सब के लिए। और जो सब्सिडरीज कंपनी थी, देखिए यहाँ पे लिखा है इंटरनेशनल ऑपरेशन एंड सब्सिडरीज ऑफ कंपनीज। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक इंडियन कंपनी, एक पेरेंट इंडियन कंपनी की अगर सब्सिडरी किसी दूसरी कंट्री में है, छोटी कंपनी किसी दूसरी कंट्री में है जिसके ऑपरेशंस वहाँ भी चल रहे हैं, अब दिक्कत होने लगी इन दोनों के अकाउंट्स को फाइनली मर्ज करने में। हमारा तो अकाउंटिंग पीरियड ही कुछ और है, आपका अकाउंटिंग पीरियड कुछ और है। आप अपने बुक्स क्लोज करेंगे किसी एक एक्स डेट पे, हम अपने बुक्स क्लोज करेंगे किसी वाई डेट पे। कैसे होगा ये सब? तो इस सब के लिए हमें ज़रूरत पड़ी ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। देयर वर सो मेनी कॉम्प्लेक्सिटीज ड्यू टू मल्टीपल सेट ऑफ फाइनेंशियल बुक्स, जैसा कि यूज़ किया जा रहा है वेरियस नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। इंडिया में चल रहा है एएस, यूके में चल रहा है यूके गैप, ठीक है, यूएस में चल रहा है यूएस गैप। अब करें तो क्या करें, मिलाएं कैसे? इंक्रीज्ड कॉस्ट, कॉम्प्लेक्सिटी, रिस्क फॉर कंपनीज, इन्वेस्टर्स इन मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन। अब जहाँ पे इस तरीके का प्रॉब्लम है कि हम अपने अकाउंट्स को मर्ज नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ एक आध लोग ही ऐसे होते थे जो इतने नॉलेजेबल होते थे, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की हेल्प से उन अकाउंट्स को कंसोलिडेट किया जाता था, लेकिन उस कंसोलिडेशन में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह जाती थी। और जो इन्वेस्टर्स थे दे वर रियली नॉट हैप्पी विद द काइंड ऑफ आउटकम दे वर लुकिंग एट। उनको अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। जब मेरे पास किसी कंपनी के अकाउंट्स प्रॉपर फॉर्मेट में अवेलेबल ही नहीं है तो मैं कैसे बताऊंगी कि उस कंपनी का प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है साल के एंड में? और जब मुझे यही नहीं पता चलेगा तो कैसे इन्वेस्ट करूं मैं उस कंपनी में, उस कंट्री में? तो इसलिए फाइनेंशियल डिसीजन लेने में भी लोगों को प्रॉब्लम होने लगी। नॉन रिलायबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ड्यू टू लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। भाई बाहर वालों को क्या समझ आएगा हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में? तो इसलिए लोगों का भरोसा इंडिया के ऊपर से उठने लगा, और जब लोगों का भरोसा इंडिया के ऊपर से उठेगा, लोग फाइनेंशियली इन्वेस्ट करना कम कर देंगे, हमारे पास फॉरेक्स आना कम हो जाएगा, इकोनॉमी कभी भी डेवलपिंग से डेवलप्ड की ओर जाने के लिए सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तो इस सब के चलते हम लोगों को ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ज़रूरत पड़ी। इसीलिए 2009 में हार करके इंडिया ने G20 समिट में कमिटमेंट दिया कि हम IFRS को कन्वर्ज करेंगे अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ। अब ये कन्वर्जेंस क्या होता है हम अभी आगे देखते हैं।
अब G20 समिट क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। G20 समिट में कुछ 20 कंट्रीज़ होती हैं जो साथ में बैठती हैं और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए अलग अलग फॉर्मेट्स लेके आती हैं, अलग अलग उनके सजेशंस होते हैं, कैसे हम आप अपनी इकोनॉमी को आपके लिए ओपन कर सकते हैं, कैसे आप अपनी इकोनॉमी को हमारे एक्सचेंजेस के लिए ओपन करेंगे, क्या बेनिफिट आप हमें दे सकते हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस आप हटा सकते हैं। इस तरीके की बातें इस समिट में की जाती थी। इस समिट के कुछ अगर मैं आपको पार्टिसिपेंट्स बताऊं तो ये 20 मतलब 20 कंट्रीज, दिस 20 रिफ्लेक्ट 20 कंट्रीज, 20 नेशंस, जिसके अंदर एक हमारा आ जाएगा चाइना, एक हमारा आ जाएगा फ्रांस, यूके, यूएस, सारी अच्छी कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूं तो सब यहाँ पे अवेलेबल था, ब्राज़ील, फ्रांस एट्सेट्रा। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी याद हो तो 2023 में इंडिया हैज़ होस्टेड दिस G20 समिट, ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा याद हो। 2024 में इस साल का जो G20 होने वाला है दैट विल हैपन इन ब्राज़ील, रियो डी जेनेरियो, यहाँ पे ये होगा और नवंबर में होने वाला है, ये नवंबर 2024 में होगा। सो लेट्स सी व्हाट ऑल थिंग्स विल कम अप। तो 2009 में G20 समिट में इंडिया ने प्रॉमिस कर दिया कि ठीक है, आप लोग हमारे से दूर मत जाइए, आप लोग हम पे अपना विश्वास बना के रखिए, वी विल सर्टेनली कन्वर्ज आवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विद IFRS। अब टेंशन की बात ये हुई कि ये जो IFRS है इंडिया ने अडॉप्ट किए हैं या कन्वर्ज किया है। तो सबसे पहले हम मतलब समझ लेते हैं व्हाट इज अडॉप्शन एंड व्हाट इज कन्वर्जेंस। अडॉप्शन का मतलब होता है अप्लाइंग IFRS इन द सेम मैनर एज इशूड बाय IASB। जैसा IASB ने इशू कर दिया एज इट इज़ अपनी कंट्री के ऊपर, अपनी कंट्री की कंपनीज के ऊपर हम उसे अप्लाई कर देंगे, मतलब 100% कंप्लाइंस। जैसा IASB ने गाइडलाइंस बताई एज इट इज़ हम उसको अप्लाई कर देंगे बिना बुद्धि लगाए। क्या इंडिया के लिए ये पॉसिबल था? नहीं। कंपनीज अभी भी स्ट्रगल कर रही थी, आज भी हमारा स्टार्टअप नेशन है। अगर हम उतनी स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स को फॉलो कर लेंगे जैसा कि IFRS में बताया गया है, हमारे स्टार्टअप्स कभी फ्लरिश नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोगों ने IFRS को 100% अडॉप्ट तो नहीं करा, लेकिन कुछ कंट्रीज़ थी जिन्होंने एज इट इज़ अडॉप्ट कर लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, EU नेशंस ने, जो यूरोपियन पार्लियामेंट थी वहाँ पे यूरोपियन नेशंस ने इस IFRS को एज इट इज़ अडॉप्ट किया। इसके साथ ही दूसरी कंट्रीज़ थी कनाडा, बहरीन, कंबोडिया, ये सारी कंट्रीज़ ने IFRS को अडॉप्ट किया। सो एंड व्हाट इज़ कन्वर्जेंस? कन्वर्जेंस का मतलब होता है नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटर। मतलब हमारे नेशनल अकाउंटिंग सेटर कौन है? हमारे केस में IASB, ICAI का IASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इज़ द नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटर। ये काम करेगा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड के साथ, जो आपके IFRS लेके आते हैं उनके साथ बैठ के, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ ICAI और IFRS दोनों मिल करके साथ बैठेंगे और ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेके आएंगे जो कि बहुत अच्छे से अलाइन होते हों IFRS के साथ। ठीक हो गया? और ऐसे ही अलाइंड IFRS जो इंडिया में अभी अप्लाई करते हैं उनका नाम दिया गया है IND-AS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक हो गया? तो कई सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने IND-AS को अप्लाई किया है, प्राइमरली उसमें इंडिया है, चाइना है, हांगकांग है। दे डिसाइडेड टू कन्वर्ज विद IFRS विद लिमिटेड एक्सेप्शंस। कुछ चीज़ों को छोड़ दिया गया है जो बिल्कुल हमारी कंट्री के हिसाब से नहीं है, बाकी सब चीज़ों को हमने आपके एज इट इज़ अडॉप्ट किया है। ठीक, सो सच कन्वर्जेंस आर नाउ नोन एज, सच कन्वर्ज IFRS आर नाउ नोन एज IND-AS, दैट इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब देखते हैं कि IND-AS का डेवलपमेंट और फाइनलाइजेशन कैसे हुआ। IASB, अब आप लोगों को याद रहेगा, IASB वो अथॉरिटी जो IFRS को इशू करती है। तो IASB ने नए IFRS इशू करे या उन्होंने जो एग्जिस्टिंग वन क्या था, एग्जिस्टिंग IFRS थे? नहीं, एग्जिस्टिंग IAS थे, या फिर उसमें कुछ अपडेट किया। तो IASB ने तो अपने IFRS इशू कर दिए। उसके बाद क्या हुआ,
IASB के कंसिडरेशन से हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने उनके साथ IASB के साथ बैठ करके एक ड्राफ्ट तैयार किया, और वो ड्राफ्ट किस चीज़ का था? वो ड्राफ्ट था हमारा इंड AS का ड्राफ्ट। ये ड्राफ्ट तैयार होने के बाद अब सारी चीज़ें वैसे ही चलेंगी जैसे मैंने आपको बिगिनिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए बताया था कि कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू होते हैं। ये ड्राफ्ट इंड AS के ड्राफ्ट को ICAI अपने काउंसिल मेंबर्स और बाहर के स्टेक होल्डर्स, आउटसाइड बॉडीज जो वहाँ डिस्कस हुई थी, सेम वही बॉडीज कौन कौन थे? हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, हमारे रेगुलेटरी बॉडीज, जनरल पब्लिक एंड ऑडिटर्स एक्सेट्रा। ये ड्राफ्ट ICAI के काउंसिल मेंबर्स के साथ आउटसाइड बॉडीज़ को सर्कुलेट किया जाएगा। ये एक्सपोजर ड्राफ्ट को ओपन रखा जाएगा फॉर पब्लिक कमेंट्स। जब पब्लिक के कमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे, इन कमेंट्स को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जो कि कायदे के होंगे। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया और उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा। जो भी कायदे के कमेंट्स होंगे, जो भी इनकॉर्पोरेट करने लायक कमेंट्स होंगे, उनको एक मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दोज आउटसाइड बॉडीज़, और उसको फिर हम अपने इंड AS में इनकॉर्पोरेट करेंगे। अब ये हमारा जो एक्सपोजर ड्राफ्ट था ये हो गया फाइनलाइज। अब ये फाइनलाइज एक्सपोजर ड्राफ्ट कहाँ जाएगा? फाइनलाइज एक्सपोजर ड्राफ्ट हमारा जाता है NFRA के पास, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के पास, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है। उसके रिकमेंडेशंस लिए जाएंगे कि क्या इसमें कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। NFRA जब उसको अप्रूव कर देगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MCA के थ्रू उस इंड AS को कंपनीज एक्ट के अंदर नोटिफाई कर देगी। ठीक हो गया। अब देखते हैं हमारे पास कौन कौन से इंड AS अवेलेबल हैं। हमारे पास एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी लिस्ट अवेलेबल है इंड AS की, जिसका स्टार्ट होता है 101 नंबर से। 101 से लेकर के 116 तक हमारे पास सिक्वेंशली हैं, और फिर 1 to 41 हमारे पास कुछ बीच में मिसिंग है, और कुछ हमने एज इट इज़ अडॉप्ट करे हैं। जो मिसिंग नंबर हैं, सिमिलरली मिसिंग नंबर हमारे पास IAS में भी हैं। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अवेलेबल है। हमारे पास 1 to 41 हमारे पास IAS अवेलेबल हैं। अब इससे पहले मैं आप लोगों को समझाऊं तो अब आप ध्यान से देखिएगा। मेरे पास IAS 1 अवेलेबल है, IAS 2 अवेलेबल है, 3, 4, 5, 6 गायब हो चुका है। तो ये गायब ऐसे ही नहीं हुआ है, ये गायब हुआ है, ये सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहीं ना कहीं या तो किसी IFRS में मर्ज हो चुके हैं, या वो रिप्लेस हो चुके हैं अपने ही इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। मतलब उनको गायब ऐसे ही नहीं किया गया, उनको गायब किया गया है या तो वो इतने छोटे थे कि उनको अपने ही एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मिक्स कर दिया गया, जैसा कि अभी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। IAS 5 और IAS 13 मैं आपको बताती हूँ किस किस चीज़ से रिलेटेड है। IAS 5 was related to information to be disclosed in financial statement. So ये जो IAS 5 आपको दिख रहा है, this was information to be disclosed in financial statement. और IAS 13 जो था वो भी कुछ इसी के कॉरस्पॉन्डिंग था। तो इन दोनों इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मिला दिया गया और एक बड़ा IAS जो पहले भी एग्जिस्ट करता था बट कुछ छोटे फॉर्म में था, तो इन दोनों चीज़ों को मिला करके IAS 1 बना दिया गया, और नाउ दिस IAS 1 इज एग्जिस्टिंग। इन्वेंटरीज अभी भी सेम टू सेम है। IAS 3 अगर आपको मैं बताऊं तो दैट इज IAS 3 इज रिलेटेड टू कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। IAS 3 इज रिलेटेड टू कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ गया मैं आपको दिखाती हूँ। ये कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे IFRS 10 के अंदर देख रहे हैं आप, इट रिप्लेस्ड IAS 3 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि वहाँ से ख़त्म कर दिया और अब उसके अगेंस्ट हम लोग लेके आ गए हैं IFRS। तो जो IAS आपको मिसिंग दिख रहा है यहाँ पे नंबर, वो मिसिंग
पहले नहीं था, वो मिस इसलिए हुआ है क्योंकि या तो उसको IAS में ही इंक्लूड कर दिया गया है या उसके बदले हमने कोई नया IFRS इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ठीक हो गया। तो जैसा कि अब आप लोग सामने देख पा रहे हैं, मेरे पास लिस्ट है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, दैट इज़ 1 to 7, 8, 10, 12। अब आपको लगेगा 11 कहाँ चला गया, 12 के बाद 13 कहाँ चला गया, तो मैं 13 को आपको दिखाती हूँ। IAS जो मेरा IFRS में इंक्लूड है, सो ये देखिए IFRS 8 किसको रिप्लेस कर रहा है, IAS 14 को। पूरा IAS 14 मेरा गायब हो गया और किस में चला गया, IFRS 8 के अंदर। ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी है। अब बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन का स्कोप नहीं है। जो IAS मिटा है वो मिटा है किसी रीज़न की वजह से, वो या तो IAS का पार्ट बन चुका है या फिर वो IFRS में आ चुका है। अब कुछ IAS ऐसे हैं जो अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका कुछ पार्ट हमने नए IFRS में डाल दिया है। जैसे कि अब आप IAS 27 देखेंगे तो सेम आपको दिखाई देगा IFRS 10 में। और देखिए IFRS 10 को देखते हैं। IFRS 10 मुझे बोलता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक हो गया। हमने बोला IAS 27 को इसने कंज्यूम कर लिया, लेकिन पूरे को कंज्यूम नहीं कर पाया है। उसके कुछ पार्ट्स अभी भी हमारे पास इस IAS 27 में एग्जिस्ट कर रहे हैं। फ्यू पार्ट्स इन रिवाइज्ड IAS 27, मतलब ये पुराना वाला नहीं है, ये है रिवाइज्ड वर्जन। और मेजॉरिटी पार्ट इसका हम उठा के ले गए हैं अपने IFRS 10 के अंदर। ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का पूरा लेक्चर। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आया होगा। आप लोग इसकी पिक्चर क्लिक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ ब्रीफ कि कौन कौन से IAS मेरे गायब हुए हैं और कौन कौन से IFRS मेरे एग्जिस्ट कर रहे हैं along with the similar kind of IAS. So with this, I am going to end this video. Thank you so much for your support, and I request you to please subscribe this channel and share it with more and more of your friends. अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक पे ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो प्लीज़ डू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।